बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, we are going to discuss a new topic of computer science class 9th, that is algorithm. algorithm क्या होता है उसके बारे में आज हमने स्टडी करना है। What is an algorithm? algorithm होता क्या है? An algorithm is a set of steps to solve a problem. algorithm किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मुख्तलिफ हम स्टेप्स लेते हैं, उन स्टेप्स का नाम एल्गोरिदम है। इससे पहले हम फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्लो चार्ट में भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मुख्तलिफ स्टेप्स लिखते हैं, लेकिन उसमें हम डायग्राम्स, फिगर्स की मदद से हम अपने उन स्टेप्स को ज़ाहिर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एल्गोरिदम को नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं। इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, यानी जो हमारी अपनी ज़बान होती है, उर्दू है या इंग्लिश है। जिस तरह हम किसी इंसान को कुछ समझा रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, इसी तरह हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में, इंग्लिश में या उर्दू में या जो भी ज़बान है उसमें जब कुछ हदायत लिखते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं, तो वो सेंटेंसेस का या उन इंस्ट्रक्शंस का या हदायत का जो मजमूआ होता है उसे एल्गोरिदम कहते हैं। मसलन प्रिपेयर टी, चाय बनाने का तरीका है या चाय बनाना एक प्रॉब्लम है, तो हम किसी को अगर हम समझाएंगे कि चाय चाय कैसे बनानी है, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। मसलन आप देखिए कि सबसे पहले हम क्या कहेंगे, स्टार्ट, शुरू करना है। टेक अ कैटल, एक कैंतली लीजिए। पोर वाटर इन इट, इसमें पानी डालिए। पुट कैटल ऑन फायर, इस कैंतली को आग के ऊपर रखिए। ऐड टी लीव्स, इसमें चाय की पत्ती डालिए। शुगर एंड मिल्क, इसमें चीनी डालें और दूध डालें। वेट टिल इट बाइल्स, इसका वेट करें जब तक ये उबल जाए। रिमूव द कैटल फ्रॉम फायर, जब ये उबल जाए और चाय पक जाए तो कैतली को, कैटल को चूल्हे से उतार दीजिए। एंड तो ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, ये जो हदायतनामा हमने लिखा है कि सबसे पहले एक कैतली लीजिए और उसमें पानी डालिए, फिर उसके अंदर उसको आग के ऊपर रखिए, फिर उसमें पत्ती, चीनी और दूध डालिए और उसे उबलने का इंतज़ार कीजिए, और जब उबल जाए, चाय पक जाए तो उसे उतार दीजिए। तो ये जो प्रोसेस हमने लिखा है, ये है एल्गोरिदम किसका, चाय बनाने का। दिस इज़ एल्गोरिदम ऑफ टी प्रिपरेशन। तो एल्गोरिदम कोई ऐसी अनहोनी या कोई अजीब चीज़ नहीं है, बल्कि ये हदायत का एक मजमूआ होता है। We write a similar algorithm for solving a problem with the help of a computer. हम कंप्यूटर की मदद से इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जैसे कि हमने चाय बनाने के लिए लिखी, तो इस स्टेटमेंट्स के इस मजमूए को एल्गोरिदम कहते हैं। वी राइट एल्गोरिदम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हम एल्गोरिदम लिखते हैं किस लिए, ताकि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। We translate this algorithm into a set of instructions for computer. फिर हम इस एल्गोरिदम को एक हदायत का एक सेट या हदायत का एक मजमूए की शक्ल में हम लिखते हैं। एल्गोरिदम टेक्स द इनपुट्स, एल्गोरिदम में वो इनपुट लेता है, यानी जो हम उसे बताना चाहते हैं कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर वो हमारी तरफ से हदायत लेता है जिन्हें इनपुट्स कहते हैं, उनको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। एल्गोरिदम टेक्स द इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स एन आउटपुट। तो स्टूडेंट्स, रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम का बहुत अहम किरदार है। एल्गोरिदम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिदम किसी भी मसले को हल करने में बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है और बहुत मरकज़ी किरदार अदा करता है। इट प्रोवाइड्स स्टेप्स बाय स्टेप गाइड
टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, जो मसले का हल करता है, जो मसले को सॉल्व कर रहा होता है, उसको ये एक एक कदम कदम करके, यानी स्टेप बाय स्टेप उसको भी वो रहनुमाई करता है कि प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व करना है। इट डिस्क्राइब्स द सॉल्यूशन कम्प्लीटली, और ये सॉल्यूशन को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करता है, सॉल्यूशन को मुकम्मल तौर पर हमें बताता है। It helps the programmer to write a program in computer language, as the programmer first writes an algorithm and then changes it to the codes of the computer language. कंप्यूटर हमारी ये कुदरती ज़ुबान होती है, जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, इंग्लिश या उर्दू, उसको नहीं समझता। तो पहले सबसे पहले हम इसको अपनी ज़ुबान में लिखते हैं, इंग्लिश में या उर्दू में या जो भी ज़ुबान हम जानते हैं उसमें लिखते हैं। फिर हम उन सेंटेंसेस को या उन हदायत को या उन इंस्ट्रक्शंस को कोड्स में चेंज करते हैं, और कंप्यूटर जो है फिर उन कोड्स को समझता है। तो वो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोग्राम को, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पूरा प्रोसेस है, उसको पहले हम अपनी ज़ुबान में लिखते हैं, उसे एल्गोरिदम कहते हैं, फिर उसको कोड्स में चेंज करते हैं ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। It helps the designer of a program to change a flow chart into an algorithm and then algorithm into a program. ये डिज़ाइनर की, एल्गोरिदम डिज़ाइनर यानी प्रोग्राम बनाने वाले की मदद करता है कि वो फ्लो चार्ट को एल्गोरिदम में चेंज करे और फिर एल्गोरिदम को कंप्यूटर के प्रोग्राम में चेंज करे, उस ज़बान में चेंज करे, उस प्रोग्राम में चेंज करे जिसे कंप्यूटर समझता है। फिर कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा। स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले एल्गोरिदम के साथ हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। किसी मसले को हम डिफाइन करते हैं, उसे समझते हैं। इससे पहले के जो लेक्चर हैं, जो असबाक हैं, हम उसमें अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, डिफाइन अ प्रॉब्लम, इसके बारे में इन डिटेल बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर क्या करते हैं, मेक अ फ्लो चार्ट, फिर उसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर फ्लो चार्ट की मदद से हम एक एल्गोरिदम लिखते हैं, राइट एन एल्गोरिदम। फिर जब एल्गोरिदम लिखते हैं तो फिर उसकी बुनियाद पर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं उस लैंग्वेज में जो कि कंप्यूटर समझ रहा होता है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर उसे अंडरस्टैंड करते हैं, फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसके बाद एल्गोरिदम लिखते हैं और फिर उस एल्गोरिदम को कंप्यूटर की ज़बान में, कोडिंग में चेंज करते हैं। तो ये स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। सबसे पहले प्रॉब्लम है, उसको समझना, उसे डिफाइन करना, फिर फ्लो चार्ट बनाना, और फिर फ्लो चार्ट से एल्गोरिदम बनाना, और फिर एल्गोरिदम से कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करना। तो ये स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जिसमें एल्गोरिदम का बहुत अहम किरदार है, और एल्गोरिदम की मदद से ही कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा जाता है। फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को कैसे हम फार्म करते हैं, उसके लिए हमें कंप्यूटर को बताने के लिए कुछ ख़ास किस्म की टर्म्स होती हैं। कंप्यूटर के लिए ख़ास अल्फाज होते हैं, उन्हें नोटेशन कहते हैं। नोटेशंस आर कीवर्ड्स यूज्ड टू राइट एन एल्गोरिदम। तो नोटेशन वो ख़ास अल्फाज हैं, मखसूस अल्फाज हैं जो कि एल्गोरिदम लिखने के लिए यूज़ होते हैं। वो हैं स्टार्ट, इनपुट, सेट, इफ, एल्स, गो टू, आउटपुट एंड स्टॉप। ये चंद हैं जो आपके इस लेवल पे हैं। आगे जाकर हम मज़ीद भी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन नोटेशन जो है वो है स्टार्ट, इनपुट, सेट, इफ, एल्स, गो टू, आउटपुट एंड स्टॉप। इनको हम समझने की कोशिश करते हैं नोटेशन को। सबसे पहले स्टार्ट है। स्टार्ट क्या है, इट इज़ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम। स्टार्ट जहाँ लिखा होगा इसका मतलब है कि एल्गोरिदम को यहाँ से स्टार्ट किया गया है। एन एल्गोरिदम मस्ट हैव अ स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट,
यानी एल्गोरिदम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जहाँ से वो शुरू होता है। तो लाजमी है कि हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले शुरू में स्टार्ट से हम शुरू करें। तो स्टार्ट वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से कोई प्रोग्राम शुरू होता है। नंबर 2 है इनपुट। इनपुट, it is used to get input from user and stores it in the computer with some name। इनपुट वो डेटा होता है, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो हदायत होती हैं जो कंप्यूटर यूज़र से लेता है और फिर उसको अपने अंदर अपनी मेमोरी में स्टोर करता है किसी नाम से, यानी उसको एक ख़ास नाम दिया जाता है। जैसे इंटीजर्स हैं, जैसे डिजिट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो कोई नाम उनको दिया जाता है। वो कंप्यूटर ये इनपुट लेता है, उसे किसी नाम से सेव करता है। थर्ड नोटेशन है सेट। सेट का मतलब है कि वो काम कीजिए। इट इज़ यूज टू गिव नेम टू द डेटा इन द कंप्यूटर मेमोरी। ये सेट जो है इसलिए इसका नोटेशन दिया जाता है कि कंप्यूटर उस डेटा को एक ख़ास नाम से अपनी मेमोरी में स्टोर कर ले। इट इज़ आल्सो यूज टू अपडेट द एग्जिस्टिंग डेटा। ये सेट का जो नोटेशन है, इसको मौजूद जो आपके पास डेटा है उसको अपडेट करने के लिए भी ये सेट का नोटेशन यूज़ होता है। नेक्स्ट है इफ़ एंड एल्स नोटेशन। इफ़ नोटेशन जो है वो कब यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन। फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज़ लेस देन बी। ये इफ़ जो नोटेशन है ये उस कंडीशन को, उस शर्त को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन हम शर्त लगा लेते हैं इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ए जो है उसकी वैल्यू बी से कम है। तो ये कंडीशन चेक होगी प्रोग्राम में और यहाँ नोटेशन इफ़ उसे चेक करेगी। ए कंडीशन इज़ एवेल्यूएटेड एज ट्रू और फॉल्स। ये इफ़ जो है वो नोटेशन उसको चेक करता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। In case the condition is true, then the statement related with if part is executed। अगर तो if वाली कंडीशन सही है, यानी a is less than b है, सपोज के 4 और 5 है, तो हम कहते हैं 4 is less than 5। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर ये जो शर्त होगी या कंडीशन होगी या स्टेटमेंट होगी उस पर अमल होगा। अदरवाइज द स्टेटमेंट ऑफ एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड। अगर ये फुलफिल नहीं होती इफ वाली, यानी ए इज़ नॉट लेस देन बी, फिर क्या होगा? दूसरा जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर उस पर अमल होगा। सपोज ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 7। इफ ए इज लेस देन 5 सेट सी टू 10 else set else c to 20। यानी अगर a की वैल्यू 5 से कम है तो फिर हमने c की वैल्यू जो है उसको 10 सेट करना है, अदरवाइज एल्स उसकी वैल्यू 20 सेट की जाएगी। तो ये इफ़ कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर इफ़ कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर एल्स जो कंडीशन है वो लगेगी। राइटिंग एल्स पार्ट इज़ ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है कि हम एल्स पार्ट लिखें या ना लिखें। ये ऑप्शनल का मतलब है हमारी अपनी उसमें मर्ज़ी है। लिखेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लिखें तो भी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट नोटेशन है गो टू। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। इसमें एक ख़ास स्टेप की तरफ जाने के लिए ये गो टू का जो नोटेशन है वो इस्तेमाल की जाती है। यानी अगर हमने लूप लगाना है, वापस जाना है, किसी और स्टेप की तरफ जाना है, नेक्स्ट के बजाय प्रीवियस स्टेप की तरफ जाना है, किसी भी पिछले स्टेप की तरफ जाना है, तो वहाँ पर गो टू की जो कंडीशन है वो लगाएंगे। इट इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड इन लूप्स। ये लूप्स लगाने में
यानी जब टर्न बैक करते हैं, वापस आते हैं, हम कोई चीज़ बार बार उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम गो टू का नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। इन केस द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट रिलेटेड विद if part is executed, otherwise the statement of else part is executed। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नोटेशन है गो टू। गो टू का मतलब है कि हमने किसी भी नेक्स्ट स्टेप के बजाय कहीं और जाना है, किसी और स्टेप में जाना है, प्रीवियस पे जाना है, उससे प्रीवियस पे जाना है, तो उसके लिए गो टू का नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। तो किसी ख़ास स्टेप की तरफ हमने जाना है तो वहाँ गो टू का नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड इन लूप्स। लूप्स में ये यूज़ होता है, हम फ्लो चार्ट में लूप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है आउटपुट का नोटेशन। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज़। ये इस्तेमाल होता है वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए, यानी जो एंड वैल्यू होती है, प्रिंट होती है, जो हम रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, उसको डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट की नोटेशन इस्तेमाल होती है। स्टॉप की नोटेशन इस्तेमाल होती है किसी प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए। इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। यहाँ पे ख़त्म होता है एल्गोरिथम, एंड होता है इसका, स्टॉप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ स्टॉप का नोटेशन लगाते हैं। तो ये थे एल्गोरिथम के नोटेशन। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल 1 है फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। 5 हमारे पास नंबर हैं, उनका हमने सम भी लेना है, प्रोडक्ट भी लेना है, यानी उनको ज़रब भी देनी है, जमा भी करना है, उनका मजमुआ भी मालूम करना है, उनको उनका असल ज़र भी मालूम करना है, और उनकी एवरेज भी फाइंड करनी है। 5 नंबर हमें दिए हुए हैं, कोई से 5 नंबर हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 है स्टार्ट करें, शुरू करें। नंबर 2 इनपुट नंबर। दूसरा स्टेप है इनपुट, वो नंबर हैं N0, N1, N2, N3, N4, यानी कोई 4 नंबर है। N0 से मुराद पहला नंबर है, N1 से मुराद दूसरा, N2 से मुराद तीसरा नंबर, N3 से मुराद चौथा, और N4 से मुराद पाँचवा नंबर है। तो ये नंबर हम इनपुट इनकी देंगे। स्टेप 3 होगा सेट सम टू N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, यानी हमने सम इनका फाइंड करना है। स्टेप 4 है सेट प्रोडक्ट, यानी फाइंड करें प्रोडक्ट N0 मल्टीप्लाइड बाई N1 मल्टीप्लाइड बाई N2 मल्टीप्लाइड बाई N3 मल्टीप्लाइड बाई N4। स्टेप 5 है दैट इज सेट एवरेज टू N0, यानी एवरेज हमने फाइंड करना है N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 होल डिवाइडेड बाई 5। इससे एवरेज हमारा निकल आएगा इन 5 नंबर्स का। और फिर आउटपुट हमें चाहिए। आउटपुट क्या चाहिए? सम चाहिए हमें, प्रोडक्ट चाहिए और एवरेज चाहिए। तो ये आउटपुट होगा, और इसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट करना है, और ये नोटेशन इस्तेमाल होगा एंड। तो ये पहली एग्जांपल है जिसमें हमने सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड किया 5 नंबर्स की। नंबर 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। एग्जांपल 2 है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब किसी चीज़ की, किसी बॉडी की, मूविंग बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होती है, तो 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये एक्सेलरेशन जो होता है, ये फोर्स को जब हम उस चीज़ की मास से डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन हमें हासिल होता है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 इनपुट है। क्या इनपुट नंबर है, कोई भी नंबर होगा, यानी जो एक्सेलरेशन हमें नंबर्स में चाहिए। उसके बाद मास है और फोर्स है। 3 इनपुट्स है, नंबर, मास एंड फोर्स। स्टेप 3 सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स ओवर मास, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ओवर मास होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। स्टेप 4 आउटपुट हमें चाहिए एक्सेलरेशन, और स्टेप 5 एंड। तो ये एल्गोरिथम है किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। एग्जांपल 3 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? कि हम किसी भी जो क्यूब है उसकी साइड्स को
मल्टीप्लाई करते हैं, उसका क्यूब मालूम करते हैं, तो उसका वॉल्यूम निकल आता है, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो इसमें स्टेप 1 है स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट क्या है, नंबर्स हैं, क्योंकि वो एच जो है या उसका जो साइड है वो नंबर्स में होगी, यानी उसका 2 या 3 या 4 वो नंबर होगा। देन स्टेप 3 में सेट वॉल्यूम, वॉल्यूम टू साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, तीन साइड्स को मल्टीप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा, आउटपुट आ जाएगी हमारे पास वॉल्यूम। और फिर स्टेप 5 एंड। एल्गोरिदम की हम मिसालें जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इसमें स्टार्ट, स्टेप 2 होगा इनपुट, नंबर है ना, उसकी जो साइडें हैं वो नंबर्स में है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बेस भी नंबर में है, हाइट भी नंबर में होगी, तो इनपुट नंबर है, फिर बेस है और हाइट है, ये तीन इनपुट्स हैं। स्टेप 3 में सेट करना है एरिया टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, जब हम बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे हमें एरिया निकल आएगा। स्टेप 4 आउटपुट, और स्टेप 5 में एंड हो गया, यानी प्रोग्राम ख़त्म हो गया। आइए एक और एग्जांपल से एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल 5, टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर। तीन हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, उनमें से जो लार्जर है उसको हमने डिस्प्ले करवाना है आउटपुट के तौर पे। तो स्टेप 1 होगा स्टार्ट, स्टेप 2 है इनपुट नंबर है n0 n1 n2, कोई से तीन नंबर्स हैं, एक को हमने n0 का नाम दे दिया, दूसरे को n1 का नाम दे दिया और तीसरे को n2 का नाम दे दिया। स्टेप 3 है सेट लार्ज टू n0, यानी n0 से जो नंबर ज़्यादा है उसको सेट करें। स्टेप 4 इफ़ n1 इज़ लार्जर देन लार्ज सेट टू n1, अगर n1 जो है वो ग्रेटर है लार्ज से तो उसको n1 को हमने लार्ज सेट करना है। स्टेप 5 इफ n2 इज लार्ज इज ग्रेटर देन लार्ज सेट लार्ज टू n2, अगर n2 पिछले जो लार्ज है बड़ा है उससे भी बड़ा है तो उसको n2 को हमने सेट कर देना है। स्टेप 6 आउटपुट लार्ज, यानी जो लार्ज है वो आउटपुट आ जाएगी हमारे पास, और स्टेप 7 में एंड हो जाएगा। तो इस तरह एल्गोरिथम लिखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, एफिशिएंसी कहते हैं कि ऐसी सलाहियत जिसमें कम से कम तवानाई इस्तेमाल करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेते हैं, यानी कम स्टेप्स में कम मेहनत से और कम एनर्जी यूज़ करने के बावजूद हमें रिज़ल्ट अच्छा मिले, उसे एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, देयर मे बी 2 or more solutions for the same problem, किसी एक ही प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा भी तो हल हो सकते हैं ना, तो हमने क्या करना है, हमने उस सॉल्यूशन को लेना है जो ज़्यादा एफिशिएंट हो, जिसमें स्टेप कम हो और जिसमें जो मेमोरी है कंप्यूटर की वो कम से कम यूज़ हो। तो वन एल्गोरिथम में बी मोर एफिशिएंट देन द अदर, अगर सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा है तो एन मुमकिन है कि एक सॉल्यूशन जो है वो दूसरे सॉल्यूशन से ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा एफिशिएंट हो, ज़्यादा अच्छा हो। द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, किसी भी एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है वो इन फैक्टर्स पर उसकी बुनियाद होती है। वो कौन सी है? नंबर 1 है नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी स्टेप्स के कितने हमने स्टेप लिए हैं। अगर स्टेप्स कम हैं तो एफिशिएंसी बेहतर होगी, अगर स्टेप ज़्यादा हैं तो एफिशिएंसी बेहतर नहीं होगी। और नंबर 2 है स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो जगह यूज़ हुई है वो कितनी हुई है। अगर ज़्यादा हुई है तो इसका मतलब है कि वो हमारा जो एल्गोरिथम है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो मेमोरी भी कम से कम यूज़ होनी चाहिए और स्टेप्स भी कम होने चाहिए। नंबर ऑफ स्टेप्स की हमने बात की है। एन एल्गोरिथम इज़ मोर एफिशिएंट इफ़ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट,
अगर रिजल्ट तक पहुंचने में स्टेप्स की जो तादाद है वो कम है तो इसका मतलब है कि वो एल्गोरिदम ज़्यादा एफिशिएंट है। और दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है वो है कंप्यूटर मेमोरी। एन एल्गोरिदम इज़ मोर एफिशिएंट इफ़ इट टेक्स लेस स्पेस इन द कंप्यूटर मेमोरी। अगर कंप्यूटर की मेमोरी में कम जगह वो प्रोग्राम लेता है, वो एल्गोरिदम लेता है, तो इसका मतलब है वो एफिशिएंट है। यानी दो चीज़ें एफिशिएंसी को डिटरमिन करती हैं। नंबर वन है नंबर ऑफ स्टेप्स और नंबर टू है जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन एल्गोरिदम इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो हमने देखना है कि स्टेप्स भी कम हो और मेमोरी भी कम यूज़ हो। नोट दैट, देखें, एन एल्गोरिदम मे हैव लेस नंबर ऑफ स्टेप्स एंड टेक्स लेस स्पेस इन अ कंप्यूटर मेमोरी। ये हो सकता है कि एक एल्गोरिदम में स्टेप्स कम हो और वो जगह भी कम ले। और ये भी हो सकता है कि एन एल्गोरिदम मे हैव लेस नंबर ऑफ स्टेप्स बट टेक्स मोर स्पेस इन द कंप्यूटर मेमोरी। ये भी हो सकता है कि स्टेप्स तो कम है लेकिन जगह बहुत ज़्यादा वो ले लेता है वो एल्गोरिदम मेमोरी के अंदर। और ये भी हो सकता है कि एन एल्गोरिदम मे हैव मोर स्टेप्स बट मे टेक लेस स्पेस इन मेमोरी, कि उसके स्टेप ज़्यादा हों लेकिन जगह वो कम घेरे। और ये भी हो सकता है एन एल्गोरिदम मे हैव मोर स्टेप्स एंड मे टेक मोर मेमोरी इन द कंप्यूटर। ये भी हो सकता है कि स्टेप भी ज़्यादा हों और मेमोरी भी ज़्यादा ले। तो ये हमें हमेशा जो है वो ऐसा एल्गोरिदम चुनना है, यूज़ करना है, बनाना है जिसमें कम से कम स्टेप्स हों और मेमोरी भी कम से कम यूज़ हो। द डिज़ाइनर हैज़ टू टेक डिसीजंस विच एल्गोरिदम इज़ मोर एफिशिएंट, कि कौन सा एल्गोरिदम जो है ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा अच्छा है। ही और शी मे सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू हिज हर रिक्वायरमेंट। तो जो प्रोग्रामर होता है, जो डिज़ाइनर होता है, ये उससे सोचना है, उसने फैसला करना है और उसने देखना है कि कौन सा जो प्रोग्राम है, कौन सा जो एल्गोरिदम है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। अपनी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसने वो सिलेक्शन करनी है। एग्जांपल्स हम लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास है सॉल्व 1 + 2 + 1 3 + 9 यानी 99 तक और प्लस 100 यानी 1 से लेके 100 तक हमने नंबर्स को ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड द नंबर्स बाय एडिंग ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, कि 1 से लेके 100 तक हम सबको ऐड करें। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह 100 तक हम उनको ऐड करें और आंसर निकाल लें। एक हाल ये होगा 1 + 2 + 1 + 3 + 4 अप टू 100। तो ये लंबा होगा, इसमें स्टेप ज़्यादा होंगे और ये एल्गोरिदम जगह भी ज़्यादा घेरेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड द नंबर्स एज, इस तरह भी तो हम नंबर ऐड कर सकते हैं कि 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98, इसी तरह करते करते हम तमाम नंबर्स को ऐड करके हम उसका एवरेज निकाल लें, सम निकाल लें। ये भी हो सकता है वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला हमारे पास है, n यानी नंबर है 100 है और n+1 यानी 100 + 1, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे उस टोटल को, तो हमारे पास उन सब का सम आ जाएगा। 100 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 101 होल डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा वैसा 10100 डिवाइडेड बाई 2 और इसका आंसर आ जाएगा 5050 5050। तो ये देखें कि एक स्टेप में, दो स्टेप में हमने ये इसकी एडिशन मालूम कर ली, 1 to 100 सम मालूम कर लिया कि ऐड होंगे तो क्या जवाब आएगा। तो ये शॉर्टेस्ट है, ये मोर एफिशिएंट है, इसमें स्टेप्स भी कम लगते हैं। तो हमने ऐसा एल्गोरिदम यूज़ करना है जिसमें जो ज़्यादा एफिशिएंट हो। मेथड 3 इज़ मोर एफिशिएंट बिकॉज इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स एंड लेस मेमोरी। ठीक है, तो मोर एफिशिएंट वो होगा एल्गोरिदम जिसमें जगह भी कम घेरे और जिसमें स्टेप भी कम हो। अब हम देखते हैं कि एल्गोरिदम में और फ्लो चार्ट में क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट, एन एल्गोरिदम इज़ लाइक अ स्टोरी। जैसे हम कहानी लिखते हैं सेंटेंसेस में, अल्फाज में एक कहानी लिखते हैं, तो इसी तरह एल्गोरिदम जो है वो एक अल्फाज की शक्ल में, कहानी की शक्ल में, सेंटेंसेस की शक्ल में लिखते हैं। जबकि अ फ्लो चार्ट इज़ लाइक अ मूवी,
फ्लो चार्ट जो है मूवी की तरह होता है कि जिस तरह मूवी चलती है, जिस तरह एक वीडियो चलती है, उस तरह फ़्लो चार्ट हमारे सामने वीडियो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो एल्गोरिदम स्टोरी की तरह है, तो फ़्लो चार्ट एक मूवी की तरह है। अब फ़्लो चार्ट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। फ़्लो चार्ट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, पता है आपको। उसमें हम मुख्तलिफ शक्लें इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रम्बस है, एरो है। एक तो वो हम मुख्तलिफ डायग्राम्स इस्तेमाल करते हुए फ़्लो चार्ट बनाते हैं। जबकि एन एल्गोरिदम राइट्स द स्टेप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, यानी इसको एक ऐसी ज़ुबान में हम एल्गोरिदम को लिखते हैं जो इंसान जिस ज़ुबान को समझ सकता है, जिसे हायर लैंग्वेज कहते हैं, उर्दू है या इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में हम कहानी की तरह, सेंटेंसेस की तरह, मज़मून की तरह हम वो स्टेप्स लिखते हैं। ये एल्गोरिदम होता है। जबकि फ़्लो चार्ट में हम डायग्राम्स की मदद से, ग्राफ की मदद से हम अपना सोल्यूशन पेश करते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, यानी इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। किसका? फ़्लो चार्ट का। फ़्लो चार्ट का क्या फ़ायदा है और उसका नुकसान क्या है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं इसके क्या। अ फ़्लो चार्ट इज़ ईजी टू ड्रा ऑल स्टेप्स ऑफ अ सोल्यूशन। तो फ़्लो चार्ट किसी भी सोल्यूशन के जितने स्टेप्स हैं उनको ड्रा करने में मदद करता है, और ये आसानी से हम उसके स्टेप्स जो हैं उनको शक्लों की मदद से ड्रा कर सकते हैं। A flow chart is easy to understand. प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्लो चार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस को समझने में आसानी पैदा करता है। हम फ़ौरन समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व हुआ है। A flow chart is easy to point out error if any in the solution. फ्लो चार्ट, अगर इस सोल्यूशन में कोई ख़राबी है, कोई गलती हुई है, कोई डिफेक्ट है, तो फ्लो चार्ट देख के हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से ये स्टेप जो है गलत लिया गया है। A flow chart is easy to observe flow from one step to the other. Flow chart हमें बताता है कि इसका जो फ्लो है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, इसका की डायरेक्शन क्या थी, यानी किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेजेस या नुकसान क्या हैं। मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए हमें ज़्यादा वक्त चाहिए, टाइम ज़्यादा लगता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जब एक दफ़ा बन जाता है तो उसको मॉडिफाई करना, उसको तब्दील करना मुश्किल है। ये इसका डिसएडवांटेज है। इट इज़ नॉट सूटेबल टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट एक बड़े मसले को, पेचीदा मसले को हल करने के लिए फ्लो चार्ट जो है वो मुनासिब नहीं होता। छोटे छोटे मसाइल जो हैं उनके लिए तो ये अच्छा है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम लंबा है, बड़ा है, तो उसके लिए फिर हम फ्लो चार्ट को यूज़ करना एक खासा पेचीदा और मुश्किल काम होता है। अब हम एल्गोरिदम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो एल्गोरिदम के एडवांटेजेस को सबसे पहले देखें, फ़ायदे। इट इज़ ईजी टू राइट एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को लिखना आसान है कि हम चूँकि सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं, एक कहानी की शक्ल में, स्टोरी की तरह हम लिख रहे होते हैं उसे, हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से उसको लिख लेते हैं कि हमने पहला स्टेप ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया। द टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिदम इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। तो जो टेक्निक है, जो नोटेशन वगैरह हमने देखी हैं, 5-6 नोटेशंस हैं, उनको की मदद से लिखना जो है किसी एल्गोरिदम का आसान होता है, जबकि फ़्लो चार्ट बनाना ज़रा मुश्किल है। एन एल्गोरिदम इज़ हेल्पफुल टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम। फ़्लो चार्ट में हमने देखा है कि वो बड़े मसले के हल करने के लिए फ़्लो चार्ट ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता, लेकिन एल्गोरिदम बड़े बड़े मसाइल को हल करने के लिए ये मुनासिब तरीका है। नुकसानात या खराबियाँ इसके अंदर क्या हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम। नंबर 1, इट इज़ नॉट ईजी टू मॉडिफाई एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को मॉडिफाई करना, इसको तब्दील करना आसान नहीं होता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शो द फ्लो फ्राम वन स्टेप टू अनदर। तो इससे फ़्लो का पता नहीं चलता कि पहला स्टेप लिया गया है तो उसके बाद फिर दूसरा स्टेप कौन से लिया गया है, और ख़ास तौर पे अगर लूप लगा हो, हम कोई स्टेप को रिपीट कर रहे हो, तो फिर ये इसको समझना और भी मुश्किल हो जाता है। यूसेज ऑफ गो टू मेक्स द एल्गोरिदम डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर। तो इससे गलतियाँ निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है
एल्गोरिदम में, ख़ास तौर पे जब गो टू की जो नोटेशन है वो इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एल्गोरिदम के बारे में इन डिटेल पढ़ा। उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने पढ़ी है वो हमने देखा है कि व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम। फिर हमने बात की है रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम का क्या किरदार है। फिर हमने बात की है फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिदम, यानी नोटेशन की हमने बात की है। ठीक है, स्टार्ट है और गो टू है और इसी तरह सेट है, आउटपुट है, इनपुट है, ये हमने कुछ नोटेशन पढ़े हैं आज के इस लेसन में। फिर हमने एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम की बात की है और फिर हमने डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, इस पर इन डिटेल बात की है। और फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो ये आज का लेक्चर जो है बहुत अहम है इस लिहाज से कि इसमें फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को भी कंपेयर किया गया और एल्गोरिदम को इन डिटेल डिस्कस किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा। अगले सबक तक